चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास एक्सप्लेनर। यह सेशन विशेष रूप से उन एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए है जो कम से कम समय में इंडियन पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सटीक तरीके से मास्टर करना चाहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा है 1. कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स, 2. इंडियन फेडरलिज्म, 3. ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, 4. शेड्यूल्स एंड ट्रिक्स, 5. लैंग्वेज अमेंडमेंट्स और अंत में 6. एसएससी प्रैक्टिस क्विज। हम इन 6 टॉपिक्स को एकदम बेहतरीन निमोनिक्स और स्ट्रक्चर्स के जरिए कवर करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में सब कुछ तुरंत क्लिक कर जाए। सेक्शन 1, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स एंड फीचर्स। चलिए बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू करते हैं और भारतीय संविधान के विशाल आकार को देखते हैं। तो सबसे अहम बात जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि हमारे संविधान का आकार मूल संख्याओं से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान होने के नाते ओरिजिनली इसमें 495 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन आज के समय में इसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। एसएससी एग्जाम्स में पुराने और नए नंबर्स का ये डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। अब लिखित और अलिखित संविधान में एक बहुत ही बेसिक सा फर्क होता है। भारत का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से संकलित दस्तावेज है, सब कुछ एकदम स्पष्ट। वहीं दूसरी तरफ यूके का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक काफ़ी लचीला और बिना लिखा हुआ ढांचा है। सेक्शन 2, अंडरस्टैंडिंग इंडियन फेडरलिज्म। पावर स्ट्रक्चर की बात करें तो आइए अब इंडियन फेडरलिज्म को थोड़ा डिकोड करते हैं। फेडरलिज्म या संघवाद को ना एक बहुत बड़े ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह समझिए। इसमें 3 टियर हैं, यूनियन, स्टेट और लोकल बॉडीज। हर एक लेवल को उनके एकदम स्पेसिफिक टास्क दिए गए हैं ताकि कोई भी एक दूसरे के काम में टांग ना अड़ाए और पूरा देश बिल्कुल स्मूथली चलता रहे। अब जरा इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखिए। ये साफ दिख रहा है कि यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स के साथ सबसे ज्यादा पावर है। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं और जो हमारी कंकरेंट लिस्ट है ना, उसके 52 सब्जेक्ट्स के लिए इस पूरे ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल सभी लेवल्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। स्कॉलर्स और उनके कमेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल रटने वाले हैं। केसी वियर ने इसे क्वाजी फेडरल कहा था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और इवॉर्ड जेनिंग्स ने फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा था। वियर को क्वाजी फेडरल से मैच करना एसएसटी का एक एवरग्रीन सवाल है, ये तो आना ही चाहिए। सेक्शन 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। चलिए अब उन 3 मेन पिलर्स को देखते हैं जो हमारे पूरे सिस्टम को सीधा खड़ा रखते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए एक घर बनाने के बारे में सोचिए। जो लेजिस्लेटिव यानी विधायिका है वो एक आर्किटेक्ट है जो घर का ब्लूप्रिंट या कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका वो कंस्ट्रक्शन टीम है जो उस ब्लूप्रिंट को असल में बनाती है। और जुडिशियल यानी न्यायपालिका वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है जो ये चेक करता है कि भाई सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो हुए हैं या नहीं। है ना, एकदम सिंपल। सेक्शन 4, शेड्यूल्स एंड मेमोरी ट्रिक्स। अब आते हैं उस पार्ट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, शेड्यूल्स को झटपट याद करने वाली ट्रिक्स। ये जो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम वाला चीट कोड है ना, ये लिटरली एक लाइफ सेवर है। इसके जरिए 12 शेड्यूल्स को एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखा जा सकता है। टी से टेरिटरी, ई से इमोल्यूमेंट्स और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए लास्ट में पी से पंचायत और एम से म्यूनिसिपैलिटी। एग्जाम के उस भयंकर प्रेशर में ये ट्रिक सच में बहुत काम आती है। अब छठे शेड्यूल पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करते हैं। इसकी ट्रिक है एम विदाउट मनी। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ मनी नहीं है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। एग्जामिनर्स हमेशा ऑप्शंस में मणिपुर डालकर फंसाने की कोशिश करते हैं, तो बस इसी ट्रैप से बचना है। एक और बहुत जरूरी चीज, 42nd अमेंडमेंट के जरिए जिन 5 सब्जेक्ट्स को कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था वो हैं एजुकेशन, फॉरेस्ट्स, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इन्हें जरूर याद रखिएगा। सेक्शन 5, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज अमेंडमेंट्स। 8th शेड्यूल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है, जो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स के बाद 14 से बढ़कर 22 हो गईं। ये टेबल बहुत ही शानदार है। यहाँ अमेंडमेंट्स को सीधे कैची एक्रोनिम्स के साथ जोड़ दिया गया है, जैसे 71वें अमेंडमेंट के लिए KMN यानी कंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92वें के लिए BDSM यानी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। एक बार ये ट्रिक्स दिमाग में बैठ गईं तो नई ऐड हुई लैंग्वेजेस को भूलना तो नामुमकिन ही समझ लीजिए।
क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए बस इस मजेदार सी लाइन को रट लीजिए, ता सा ते का मल आर्या। ये सारी भाषाओं को एकदम सही क्रम में लगा देता है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया। बस इतना याद रखना है कि तमिल को सबसे पहले 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। सेक्शन 6 एसएससी पॉलिटी प्रैक्टिस क्विज। चलिए, अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसका एक क्विक रैपिड फायर टेस्ट लेते हैं। देखते हैं कितना कुछ याद रहा। पहला सवाल, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? अभी हमने सबसे पहले यही तो डिस्कस किया था। इसका जवाब बिना किसी डाउट के भारत है। दूसरा सवाल, भारतीय संविधान को कॉसी फेडरल किसने कहा था? जरा स्कॉलर्स वाले उस टेबल को याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही, ये टर्म केसी वियर ने दिया था। तीसरा सवाल, शेड्यूल 6 के राज्यों को याद रखने की ट्रिक क्या है और कौन सा स्टेट इसमें इंक्लूडेड नहीं है? हमारी ट्रिक थी एएम विदाउट मनी, और याद रहे इसमें मणिपुर को पूरी तरह से बाहर रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ही इसका हिस्सा हैं। चौथा सवाल, 2003 के 92वें अमेंडमेंट में कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गईं? बस अपना BDSM वाला चीट कोड लगाइए और आंसर हाजिर है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। आखिरी सवाल, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ट्रिक में 10वें शेड्यूल के लिए डी का क्या मतलब है? अगर लेटर्स को 10वें नंबर तक काउंट करें तो डी का मतलब होता है डिफेक्शन, यानी एंटी डिफेक्शन लॉज। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या भारत का ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला ढांचा इतना लचीला है कि आने वाले 100 सालों में उभरने वाले नए सब्जेक्ट्स और चुनौतियों को भी उतनी ही आसानी से हैंडल कर लेगा? सोचिएगा जरूर। इस कमाल के डॉक्यूमेंट की गहराई को एक्सप्लोर करते रहिए और अपनी तैयारी मजबूत रखिए।